अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा और इसके पूरे मुद्दे क्या होंगे। लोकपाल से तो बात शुरू की है। भ्रष्टाचार के बारे में हमारी 3 मांगे हैं। मैं बहुत गंभीरता के साथ इनको यहां से कह रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का पूरा मीडिया यहां पर है और वो केवल राष्ट्रीय मीडिया नहीं, क्षेत्रीय मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है। 1000 से भी शायद ज्यादा बंधु होंगे हमारे मीडिया के। एक बार हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का भी सबके ओर से अभिनंदन है, सबके ओर से उनका स्वागत और वंदन है। वो भी हमारी तरह और आपकी तरह यहां पर तब कर रहे। आज जब विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लोगों का भरोसा विश्वास उठने लगा है, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तब ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो देश के लोगों की हक की आवाज उठाता है, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आता है। एक बार पुनः हमारे मीडिया का बंधु सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भाई बहनों, मैं कुछ बातें आपके बीच में कहते हुए पहले भ्रष्टाचार की बात पूरी कर लेता हूं, फिर आगे की बात रखूंगा। भ्रष्टाचार से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये इस बार का आंदोलन प्रक्रिया को लेकर के है, प्रोसीजर को लेकर के है। लोग कहते बाबा शोर तो बहुत मच चुका, हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने घरों से निकल चुके, अब सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, काला धन आएगा कैसे, भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे, समाधान तो बताओ। और हम यहां पहले कह चुके हैं, कोई अराजकता या हिंसा फैलाने के लिए नहीं, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं आए हैं, किसी की सत्ता छीनने, किसी को बैठाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए आए हैं। मैं पहले कह चुका हूं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और ना रहेगा। हिंदुस्तान कैसे बचे, बस इसकी चिंता रहेगी। लोकतंत्र कैसे बचे, काला धन कैसे, भ्रष्टाचार कैसे मिटे, देश के 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय कैसे मिले। पहले भ्रष्टाचार की बात करता हूं, फिर आगे प्रोसीजर की भी बात होगी, आंदोलन का भी प्रोसीजर क्या होगा। पहले मैं काले धन और भ्रष्टाचार का मिटाने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर बात करता हूं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 3 काम सरकार को करने चाहिए। सबसे पहला, एक मजबूत लोकपाल बनाया जाए और लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया ठीक अपनाई जाए। इसको लेकर के बहुत चिंतन मंथन हो चुका है। मैं तो कहता हूं 100% नहीं, आप 99% आम सहमति बना करके एक बार लोकपाल बना दीजिए, जो उसमें भूल चूक रह जाएगी आगे थोड़ा सुधार हो जाएगा। ज्यादा आग्रही मत बनो कि जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए। मैं हमारा संविधान बन गया ना, संविधान के बनने के बाद उसमें 100 संशोधन हो गए। बोलो देश के लोगों, क्या संविधान में 100 संशोधन नहीं हुए क्या? तो भाई लोकपाल में एक आधा संशोधन की गुंजाइश रह भी जाए तो कोई बात नहीं भाई, तुम 99% काम करके लोकपाल बना दो, बाकी संशोधन बाद में होते रहेंगे। या हम नहीं कहते कि कॉमा और फुल स्टॉप जो हम कहते हैं वही बनाओ। अरे यार आप लोकपाल बना दीजिए, लेकिन भाई उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया तो निष्पक्ष करनी पड़ेगी। यूं नहीं कि भाई ऐसा सरकारी लोकपाल बना दो। देखो अब सुन लो अगली बात, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए, लेकिन वो मजबूर लोकपाल ना बने, वो सरकारी लोकपाल ना बने। ये सरकारी लोकपाल क्या होता है? ये सरकारी लोकपाल ऐसे ही होता है जैसे सरकारी सीबीआई, जैसे सरकारी सीबीआई, जैसे सरकारी सीबीसी, जैसे सरकारी चुनाव आयोग। अब कैग में थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूं। भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे बाबा जी आज किसका चिट्ठा लेके आए हैं, इतने पोथी तो मैंने स्कूल में पढ़ते हुए भी नहीं ढोई होगी। ये हमारे मीडिया के भाई रोज कहते हैं ये बाबा आंकड़ा करे तलाव है, ये बाबा आंकड़ा कहां से लाता है। तो ये इसके आंकड़े में एक एक करके बता रहा हूं आपको। ये इन पेपरों के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब है, सारा बताने वाला हूं। कितना का हिसाब किताब है भाइयों?
जोर से तो बोलो। 20,000 करोड़ नहीं बाबू, 20,000 लाख करोड़। ये कितना पैसा होता है? ये इतना होता है कि धरती से लेके चांद तक यदि 500 रुपए की भी गड्डी बनाई जाए तो सीधी बन जाएगी, नीचे उतर के वापस आ जाओगे। ये इतना पैसा होता है। हमारे मीडिया के भाई रिसर्च करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन बाबा ने भी व्याकरण शास्त्र, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के बाद में यो अर्थशास्त्र की भी पूरी पीएचडी करके ले आया हुआ है। आपको बताऊंगा, जो ये कहते हैं कि 400 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया, आज में 400 लाख करोड़ नहीं, आज में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ और सरकार के दस्तावेजों के आधार पर बताने वालों और कैसे लुट रहा है और कैसे उसको बचाना है, ये उपाय बताने आया है। तो ये 20,000 लाख करोड़ का हिसाब किताब कितना उसमें लूट गया और कितना लूट रहा और कितना और लूट लेंगे यदि नहीं बचाया गया, वो न्याय मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि ये देश मात्र कुछ राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं है, ये देश मात्र रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ही नहीं, ये देश हम 121 करोड़ हिंदुस्तानियों का है और हम अपना सर्वस्व अर्पित करके इसको बचाएंगे। क्योंकि ये देश मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है, ये देश हमारी माँ है। माता भूमि ही पुत्रो हम जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यही मंच के ऊपर लिखा हुआ। भाइयों बहनों, ये भारत हमारी माँ है और जब मां लहूलुहान हो, घायल हो, मां की इज्जत और आबरू लूटी जाती हो, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा घटती हो, भारत के रुपए का अवमूल्यन होता हो, 18वीं शताब्दी तक इस भारत की अर्थव्यवस्था की विश्व में 20 से 32% भागीदारी हो, वो यदि 1.5 पर आ जाती हो, जिस भारत ने विश्व का आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व किया, वो भारत यदि शर्मिंदा हो, हमारा आज ग्रोथ रेट गिर गया, आज हमारा सेविंग गिर गया, आज इन्फ्लेशन बढ़ गया, डेफिसिट बढ़ गया, आज यदि काला धन न जमा होता पिछले 65 वर्षों में ही, तो हमारी अर्थव्यवस्था 10 गुनी होती, हमारा निर्यात 10 गुना होता और प्रति व्यक्ति के पास आज से 10 गुना ज्यादा संपत्ति होती। यह हक उनको आज गिनाने के लिए आए हैं और ये मिले। भाई बहनों, मैं अब पूरी बात मुद्दों और आंकड़ों की करता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं। ये भाई थोड़ा सुधार कर लो। मैंने कहा 20,000 लाख करोड़ का हिसाब बताने आया हूं। कुछ चैनल वालों ने चलाया कि बाबा जी 20,000 लाख करोड़ का काला धन है। भैया पूरी बात तो सुन लो, बाद में हेडिंग बना लियो रे भाई। मैंने कहा 20,000 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, भू संपदा है, उसका हिसाब बताने और उसमें से कितना काला धन लुटा है और कितना आगे लुट जाएगा वो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि मैं क्रम से बातों को कह रहा हूं। तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 3 काम। पहला तो भैया अभी 20,000 लाख करोड़ का काला धन है, अभी तो काले धन की चर्चा आएगी। अभी पहले भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहा हूं, फिर काले धन के ऊपर पूरी बात होगी प्रामाणिकता के साथ। भाई बहनों, उन्होंने ठीक कर लिया, हमारे चैनल वालों ने भी, उनको शुक्रिया। मैं अगली बात अपनी आगे बढ़ाता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तो मजबूत लोकपाल बनना चाहिए, दूसरा सीबीआई वो स्वायत्त होनी चाहिए और सीबीआई का जो निदेशक है उसकी नियुक्ति में 2 सत्ता पक्ष के, 2 विपक्ष के और 1 मुख्य न्यायाधीश, ये 5 मिलकर के सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करेंगे तो सीबीआई स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर सकेगी। अब बताओ इसमें क्या गलती है भाई? सोचो सत्ता वालों, आज तुम सत्ता में हो, कल को तुम विपक्ष में भी तो जा सकते हो। हम तो कहते हैं जो हम काम कर रहे हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं वो काम कर दीजिए, शायद आपको विपक्ष में जाना ही ना पड़े, ये हिंदुस्तान आपको सर आंखों पर बैठाएगा। भाई
हम इतनी सी तो बात कह रहे हैं। अभी जो सीबीआई की नियुक्ति के निदेशक की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, मैं आपसे बताना चाहता हूं, पूरा इसके ऊपर हमने जो रिसर्च किया है। अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, ये सरकार की एक समिति है, इसकी सिफारिश पर सीबीआई सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष सीवीसी होते हैं और उसके सदस्य होम सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस होते हैं, सचिव समन्वय व लोक शिकायत, कि ये लोग मिलकर के सीबीआई के हेड की नियुक्ति करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का संतुलन नहीं होने के कारण से इसमें दिक्कत आती है। यदि सीबीआई निष्पक्ष हो जाए तो इतना बड़ा तंत्र है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर बहुत बड़ी नकेल कस सकती है। और हम उम्मीद करते हैं सरकार सीबीआई को स्वायत्त बना करके इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगी। ऐसे हम यहां से रामलीला मैदान से हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों की ओर से मांग करते हैं। सीवीसी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसमें एक प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री और तीसरे विपक्ष के लोकसभा के नेता होते हैं। अब इसमें 2 व्यक्ति रूलिंग पार्टी के होते हैं। तो सरकार जो उनके अनुकूल व्यक्ति होता है उसको सीवीसी का अध्यक्ष बना देती है, और फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रामाणिक काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो उसके बारे में भी हमारी सीबीआई की तरह ही मांग है। और ये मेरी मांग नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए इसको बताता हूं, ये राजनीति में भी जितने ईमानदार लोग हैं उनकी भी वही मांग है जो हमारी मांग है। ये सारे हमारे मीडिया के भाई भी जानते हैं। इस समय जो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के जो राज्यों में आयुक्त बनाए जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। अब इसमें कैसे हम अपेक्षा करें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और निर्भीक होकर के अपने काम को अंजाम दे पाएगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष उसके ऊपर भरोसा कर पाएगा। अभी अभी जो निवृत्त हुए श्री कुरैशी साहब ने भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया सत्ता पक्ष और विपक्ष की भागीदारी के द्वारा होनी चाहिए, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उस पर भरोसा कर सके। और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, चुनावों के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है, उसके ऊपर अंकुश लग सके। 2009 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर रूलिंग पार्टी, कहीं पर अपोजिशन सत्ता में रहती है, स्टेट से लेकर के सेंटर तक। फिर उसमें इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा पारदर्शी बनाना चाहिए। 1990 में दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट है चुनाव सुधारों के बारे में। मैं तो इतना सा कहता हूं, बाकी चुनाव सुधार होने ही चाहिए, वो पूरा हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन एक मुख्य चुनाव आयोग से लेकर के चुनाव आयोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी यदि ठीक हो जाए तो 90% चुनाव सुधार अपने आप हो जाएगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन जाएगा। अब इसमें भी हमारी वही मांग है, 2 सत्ता पक्ष के ले लो, 2 विपक्ष के, जो भी विपक्ष की 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके तरफ से एक व्यक्ति ले लो, और 2 रूलिंग पार्टी के एक मुख्य न्यायाधीश, निष्पक्ष हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है प्रामाणिक रूप से काम करने में? कैग के बारे में भी प्रधानमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, सचिव और प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये 3 मिलकर के जो है कैग की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि ये सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति की ओर से उनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि आप सबकी जानकारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग एक संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग भी संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार एक संवैधानिक संस्था है। बाकी सीबीआई और सीवीसी वैधानिक संस्थाएं हैं। और कैग में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिनको लेखा विज्ञान का अनुभव हो, और उसमें भी योग्यता आदि निर्धारित हो, और सरकारों के आर्थिक प्रबंधन, उनके आय व्यय और उनके निरीक्षण नियंत्रण, साथ में पूरी निष्पक्षता और प्रामाणिकता के साथ जो भी पैसा जहां से आ रहा है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है, चाहे टैक्स से आ रहा है, चाहे वो कहीं से कर्ज लेकर के ला रहे हैं,
निष्पक्षता, पारदर्शिता और मितव्ययता सरकारी खर्चों में आए, ये तो सौभाग्य से विनोद राय जैसा कोई प्रामाणिक व्यक्ति उसके ऊपर बैठ गया। एक बार हम भाई विनोद राय जी का भी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े खुराक इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की थी। ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों की जरूरत है, लेकिन इन 4 संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मजबूत लोकपाल भी बने और उसकी भी नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। हम इसमें ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वही कोमा फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन भाई ऐसा काम करो सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के पूरी दुनिया के लोग मिसाल देखें, अरे शासन व्यवस्था चलानी है तो हिंदुस्तान वालों से सीखो, ऐसा भाव आना चाहिए संसद में। आज संसद की कार्रवाई चल रही है, हम अपेक्षा करते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में जो हमने ये संस्थागत जो 5 बातें की हैं, लोकपाल की, सीबीसी की, सीबीआई की, कैग और चुनाव आयोग की, इसके ऊपर सरकार जरूर ध्यान देगी। ये भ्रष्टाचार के बारे में हमारी पहली मांग। दूसरी मांग, आम आदमी के साथ जो भ्रष्टाचार होता है, पीयून से लेकर के पीएमओ तक, भ्रष्टाचार से त्रस्त है ये देश, भ्रष्टाचार सर्वव्यापक हो गया है। तो हमारी दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये है, केंद्रीय सेवाओं में और राज्य की सेवाओं में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हो या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, बिना दाम के कोई काम हिंदुस्तान में, बोलो, आपने भी यही देखा है ना, कोई एक आधा कोई कर दे तो अलग बात है। तो भाई इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक हमें हर समय सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ता है। बहुत से लोग कहते बाबा आप यहां क्यों आए? दरअसल जो वैधानिक काम है, जो कानून के काम है, कानून हमारे अनुसार नहीं चलता, कानून संसद में बनता है। कानून ऐसा हो जिससे हिंदुस्तान के लोगों को न्याय मिले और वो बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन हम संसद में बैठे लोगों को सड़कों पर उतर करके कहना चाहते हैं वो कानून बनाइए जो देश के लोग चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। हमें संसद की कुर्सियां नहीं चाहिए, हमको सिंहासन नहीं चाहिए। और मैं आज सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बात कहना चाहता हूं, मुझे और मुझसे और हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले जो लाखों लोग और करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, वो कभी भी किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से काम करने वाले नहीं। भाई जो हम काम कर रहे हो कर लो भाई, हम तो तुम्हारी वाह वाह करने आए हैं। जैसे भाई हरिओम जी ने कहा हम तो उनको श्रेय देने के लिए आए हैं। हम तो यहां बुला करके हरिओम जी उनके बारे में कविता पाठ करेंगे, हम उनके लिए राज तिलक करेंगे और उनके माथा के ऊपर हम मुकुट रखेंगे जिससे भारत माता का माथा ऊंचा रहे पूरी दुनिया में। क्या कोई बैर विरोध नहीं है भाई। ये पहली भ्रष्टाचार की मांग के बाद दूसरी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मांग, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, जिसको अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग या आधी अंग्रेजी हिंदी वाला कुछ मामला ऐसा ही है भाई। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, सिटीजन चार्टर जिसकी बात की जा रही थी, लोक सेवा अधिनियम, लोक सेवा कानून, लोक सेवा गारंटी कानून, ऐसा कानून कि भाई कोई आदमी जाए तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने में उसका निश्चय कर दो कि भाई ये काम इतने दिन में होगा और वह काम उतने दिन में ना हो तो संबंधित अधिकारी के ऊपर पहले आर्थिक दंड दिया जाए और बार बार यदि वो गलती करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में होगी तभी प्रजा सुखी होगी। बोलो, मैं आप सबसे पूछता हूं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? मैं आप सबसे एक साथ हाथ उठा करके स्वीकृति चाहता हूं, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए कि नहीं? और सीबीआई सरकारी चंगुल से मुक्त होनी चाहिए कि नहीं? कैग और चुनाव आयोग से लेकर के सीबीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी निष्पक्ष। तो ये करोड़ों लोगों की एक साथ मांग है, क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, इसमें देश का सम्मान है। फिर भारत को भ्रष्टाचारी देश के रूप में नहीं गिना जाएगा। आज भ्रष्टाचारी देशों में जब हमारी गणना होती है तो हम शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि हम ऋषिमुनियों के देश के हैं, संत फकीरों के देश के हैं, क्रांतिवीरों के देश के हैं। तीसरी मांग भ्रष्टाचार के बारे में, मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं और मुझे फख्र है इस बात पर
हमारे गुरुकुलों का पढ़ा हुआ एक भी ब्रह्मचारी शराब नहीं पीता है, वो दुराचार में विचार नहीं करता है, वो सदाचार के साथ जीता है। एक भी ब्रह्मचारी हमारे गुरुकुलों का शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसको भुट्टी में घोल घोल करके पिला दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, बेटा जिंदगी में पापों की ओर पग मत धरना। आज यदि आपके सामने पढ़ा हूं तो मेरे भीतर वो गुरुकुल के संस्कार बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में अलग अलग शिक्षाएं दी जाएं, लेकिन संस्कार हमारे ऐसे दिए जाएं जो गुरुकुलों में देते आए थे हमारे पूर्वज। शिक्षा में सदाचार, नैतिकता, मॉरल वैल्यूज, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, काम कर दीजिए। जब तक सदाचार नहीं बढ़ेगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। हमारे कलाम साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया था एक दिन। कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश की कि भाई देखो, मजबूत कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन सदाचार बढ़ाने का भी इंतजाम होना चाहिए। एक तो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है जो रोज सुबह लगती है, जिसमें लाखों करोड़ लोग योग करते हैं। वो हमारी ओपन योग यूनिवर्सिटी चलती ही रहेगी। सरकार अपनी यूनिवर्सिटियों में भी जो है वो योग, अध्यात्म और हमारी पावन संस्कारों की परंपरा को लागू कर दे तो देश बढ़ जाएगा। शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी बात है। मैं आप सबसे पूछता हूं, चलो हम तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो बहुत बाल बच्चेदार हैं ना। यहां मुझे बहुत खुशी है, भाइयों के साथ साथ हमारी बहनें भी इतनी जोश और जुनून चाहिए। एक बार इनका भी अभिनंदन कीजिए। मां, बहन, बेटियों का घरों से बाहर निकल के आना, और ये एक प्रांत विशेष है नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की करीब 60 करोड़ बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और हमारी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां भी यहां पर सबसे आगे बैठी। भाई बहनों, आप सब चाहते हो आपके बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाने चाहिए, तो भाई सरकार को क्या दिक्कत है? हो सकता है सरकार में कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत पैसे वाले हों, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हों, लेकिन भाई हमारे बच्चों को तो हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए पूरे स्कूल नहीं है। हमारे लिए अच्छे स्कूल बना दीजिए और हमारे बेटा बेटियों को अच्छे संस्कार दे दीजिए। वो भ्रष्टाचार की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आगे का भारत तो उन्हीं को बनाना है। ये 3 काम होने चाहिए। बोलो, ये 3 काम हमारे जायज है कि नाजायज है? ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है? ये अनुचित है या उचित है? ये तीनों काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये असंभव है या संभव है? तो हम कोई ऐसी मांग कर ही नहीं रहे जो असंभव हो, जो इलीगल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो अव्यवहारिक हो, अतार्किक हो। लॉजिकली, साइंटिफिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर राइट, हम ठीक हैं। और जब हम ठीक हैं तो एक काम कर दो। इसमें बताओ हमने कौन सी भाई गलत बात कह दी? ये तो बात थी भ्रष्टाचार के बारे में हमारी 3 मांगे। अब काले धन के बारे में। काले धन के बारे में सरकार के मंत्रियों की ओर से जो अभी तक बयान आते रहे, मैं उनका नाम लेकर के नहीं कहना चाहूंगा कि हो सकता हो वो शर्मिंदगी अनुभव करें। तो सरकार के मंत्रियों की ओर से कहा गया कि हम विदेशों से काला धन वहां सेना भेजकर नहीं मंगवा सकते। मैं बहुत ही गंभीरता और विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहते हैं, हम विदेशों में सेना नहीं भिजवाना चाहते। स्विट्जरलैंड में, केमन आइलैंड में, लग्जमबर्ग में, हम जो है सिंगापुर में, हम सेना भेजने की बात नहीं, हम तो साहस की बात कर रहे हैं। एक बार थोड़ा साहस कर दीजिए, काला धन तो अपने आप आ जाएगा। ये कहते हैं 400 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से लाए, वो अभी मैं बताऊंगा। और देखो, जैसा साहस लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि बाबा कांग्रेस का विरोधी है। मैं तो जब छोटा था तब से ही इंदिरा गांधी जी को देखता था धाड़ते हुए। वो बहुत बहादुर थी और उसने भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा को बढ़ाने के भी कुछ बड़े काम किए हैं। एक बार वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये कांग्रेसियों को खुश करने के लिए नहीं है भाई। कोई सोचे कि बाबा को आज हो क्या गया है।
भाई कोई अच्छा काम करे तो उसकी बड़ाई होनी चाहिए। हम तो नरेंद्र मोदी के मंच पर गए, उसी से विवाद कर गए, विवाद हो गए कि बाबा मंच पर क्यों गए। अरे हम तो किसी दूसरे के मंच पर गए थे, हम तो एक जैन मुनि ने हमको बुलाया था, उनके मंच पर गए थे। हम तो हिंदुस्तान के मंच पर आदरणीय भाई राहुल गांधी जी को और माता सोनिया गांधी जी को बुलाने के लिए तैयार है, अपने मंच पर बुलाने के लिए तैयार है। जो हम काम कह रहे नहीं कर दो, हम तो पूरा श्रेय देने के लिए तैयार है। और यहां से कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहां से कोई बदसलूकी नहीं होगी, भाषा की मर्यादा रखी जाएगी, बात तो जोशी नहीं कही जाएगी, क्योंकि दर्द बहुत है। अब यूं कहते हैं बाबा जोर से क्यों बोल रहा है। मैंने कहा ये तो भूखा बोल रहा हूं, खा पी के बोलता तो पता नहीं और कितनी जोर तक बोलता। और आप लोग भी कम से कम 3 दिन का उपवास करने के लिए तैयार हैं सबके सब। सांकेतिक उपवास, न अनशन, न आमरण अनशन, न अनिश्चितकालीन अनशन। क्योंकि सब तरफ से मेरे कानों में ये आवाज गूंज रही थी, तो मैंने सब महापुरुषों का ध्यान किया, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, न आमरण अनशन, न अनिश्चितकालीन अनशन। अब यहां आंदोलन के पहले चरण की घोषणा कर रहा हूं। पहला आंदोलन के तौर पर, अब क्योंकि आज का पहला दिन है, आंदोलन के तौर पर यह पहला। और भाई अब यूं बार बार हिंदुस्तान को यूं वीरान करने से फायदा नहीं, कब तक सड़कों पर ऐसे उतरते रहेंगे। अब ये हम अंतिम मौका केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। 3 दिन तक हम यहां भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, रामलीला मैदान में ही डटे रहेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। और हम यहां से किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कोसने के लिए कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन देश को बचाने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आज भी हुंकार भरते रहे हैं और आगे भी भरते रहेंगे, तब तक जब तक यह देश को न्याय नहीं मिल जाता।